नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब केंद्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। एनडीए की ओर से आज जहां सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा गया, तो वहीं मंत्रिमंडल बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। जेडीयू और टीडीपी को 3-3 मंत्री पद दिए जाने की चर्चा है। हरियाणा में जिन 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती है, उन सभी पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। ऐसे में सवाल यह है कि हरियाणा से मोदी मंत्रिमंडल में इस बार किसको मिलेगा मौका। तो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला अब तैयार हो चुका है। हरियाणा से कौन होगा जो इस बार मंत्रिमंडल के इस फॉर्मूले में सटीक बैठेगा, क्या आधार होगा, ये तमाम सवाल हैं। और सरकार जो प्रदेश स्तर में अब तक नेतृत्व कर रहा था, अब केंद्र में किस तरीके से उस दिग्गज नेता का नेतृत्व देखने को मिलेगा, ये तमाम सवाल जो हैं वो बरकरार हैं। इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी चर्चा में शामिल हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति के साथ ही अब बात आगे बढ़ेगी। 1996 से 1999 के वक्त जब प्रदेश में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, तब नरेंद्र मोदी प्रदेश के बीजेपी प्रभारी और मनोहर लाल संगठन मंत्री होते थे। वही नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है। अब सवाल ये है कि हरियाणा से पीएम मोदी की कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकता है। इस बार मनोहर लाल की संभावना मोदी कैबिनेट के लिए इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्हें एक योजना के तहत करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था। वैसे उनका नाम संगठन में एक बड़े पद के लिए भी तय माना जा रहा है। दूसरा बड़ा नाम इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते धर्मवीर सिंह का है, क्योंकि उन्हें प्रदेश से जाट कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे भी अगले 4 महीने में प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए उनका दावा पुख्ता रहेगा। इसके अलावा पहले से ही मोदी कैबिनेट में 2 बार से मंत्री चल रहे गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर भी तीसरी बार चुनाव जीते हैं। ये भी गौर करने लायक है। चलिए देखते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे मोदी के मुकुट में हरियाणा का कौन कौन मोती फिट होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सवाल यही है कि मोदी मंत्रिमंडल में अब की बार हरियाणा से किसको मौका मिलेगा। देवेंद्र, तमाम नाम चल रहे हैं। जिस तरीके से मनोहर लाल का नाम है, राव इंद्रजीत की दावेदारी है, और साथ में कृष्णपाल गुर्जर, ये तमाम नाम चल रहे हैं। किन की दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है? जो मंत्रिमंडल के बंटवारे में हिस्सा ले सकते हैं, उनको बुलाया जा सकता है। देखिए, पिछले 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी के देखें तो हरियाणा से 3 या 4 मंत्री भी रहे हैं।
जनरल वीके सिंह होते थे, पहले कार्यकाल में रतनलाल कटारिया बने, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर तो रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बने। 3 या 4 मंत्री, हालांकि हरियाणा छोटा सा है, 10 लोकसभा सीटें हैं, 90 विधानसभा है, लेकिन हरियाणा की उपयोगिता को देखते हुए चूंकि दोनों 2014 और 2019 के चुनाव देखें तो करनाल से ज्यादा पानीपत के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है, बीजेपी को समर्थन दिया है। और जब 2019 के चुनाव में लोकसभा चुनाव था, सांसद संजय भाटिया 6,52,000 वोटों से जीते थे और पानीपत का बहुत बड़ा हिस्सा था। मेयर का चुनाव हुआ तो 75,000 वोटों से मेयर जीती थी पानीपत से, विधायक भी अच्छे खासे उससे जीते हैं। तो पानीपत ने हमेशा बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा दिया है वोटों के रूप में। अब चूंकि केंद्र का मसला सेट हो गया है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए नामजद हो गए हैं, अब उस हरियाणा पर केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देना है कि 10 सीटें थी 2019 में, अब 10 सीटों में से इस बार 5 रह गई है और फिर 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और हरियाणा की जो जातीय समीकरण है बड़े टिपिकल से हैं। जाट कम्युनिटी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहती है, आक्रामक रहती है, मुखर रहती है, जैसा इस चुनाव में भी नजर आया है। अगर जाटों को छोड़ दे तो नॉन जाट दूसरा वर्ग, बड़ा जो वर्ग है वो नॉन जाट है। तो किस तरीके से संतुलन बिठाया जाए, लोकसभा के जो मौजूदा चुनाव परिणाम है उससे क्या सबक या क्या आकलन करती है बीजेपी, मेरे को लगता है डिपेंड बहुत कुछ करेगा। कौन बन सकते हैं मंत्री? देखिए, मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़े हैं जब मुख्यमंत्री के रूप में रिप्लेस किया गया। मैंने खुद 2-3 कार्यक्रमों में उनको ये कहते हुए सुना, लास्ट के दिनों में जब मुकाबला खड़ा हो गया था तो मोदी जी का नाम मनोहर लाल जी लेने लगे और ये भी कहने लगे कि आपने हमेशा बीजेपी को समर्थन दिया है, साथ दिया है और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए और मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए। अब मैं दिल्ली में बैठकर मोदी जी की कैबिनेट में हरियाणा के लोगों की सेवा करूंगा, ये उन्हें अपने मुंह से 2-3 बार कहा है। शायद एक योजना के मुताबिक उनको करनाल से चुनाव लड़ाया गया, हालांकि सीएम बदलना जरूरी हो गया था जिस तरीके के हालात थे। तो मनोहर लाल भी हरियाणा के कोटे से मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकते हैं। अगर नहीं बनते तो जाहिर है संगठन में एक बड़ा पद उन्हें दिया जाएगा। ये दोनों ही चर्चाएं उनके बारे में चल रही हैं। रही धर्मवीर सिंह की बात, लगातार तीसरा चुनाव जीते हैं, जाट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हुए एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, लगातार तीसरा चुनाव जीते हैं, ठीक वैसे जैसे कृष्णपाल गुर्जर और राव इंदर जी जीते हैं। तो मेरे को लगता है जाट कोटे से चूंकि आगे चुनाव है और जाटों को रिझाया जाए, मनाया जाए, साथ जोड़ा जाए, तो धर्मवीर सिंह की मेरे को लगता है संभावना ज्यादा बन रही है, उनकी भी बन रही है। चूंकि राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर 2-2 बार उनको मौका मिला है और तीसरी बार जीते हैं, हो सकता है उनकी कहीं और एडजस्टमेंट की जाए या उन दोनों को मंत्री ना बनाकर नवीन जिंदल, एक बड़ा नाम है, उद्योगपति है, हरियाणा के पहला कार्यकाल जो बीजेपी था उसमें विपुल गोयल बड़े उद्योगपति थे, उनको उद्योग मंत्री बनाया गया था पहले कार्यकाल में। और जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में पीयूष गोयल को भी एक अच्छा ओहदा मिला है पिछले कार्यकाल में भी, अभी भी, तो पीयूष गोयल को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में रखा है, तो हरियाणा में औद्योगिक घरानों को साधने के लिए उनको ये, चूंकि विकास में, अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों का भी योगदान है, हो सकता है राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर की जगह मौका नवीन जिंदल को दिया जाए, वो भी तीसरी बार सांसद बने हैं। और मनोहर लाल जी का या तो संगठन में या मंत्री पद, अब देखना यह है कि कुल मिलाकर 5 जीते हैं। धर्मवीर सिंह का नाम मेरे को लगता है उनकी संभावना ज्यादा लग रही है। मनोहर लाल जी को भी सेट किया जाएगा क्योंकि उनको हरियाणा से केंद्र में ले जाना है। राव इंद्रजीत या कृष्णपाल गुर्जर को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, अगर दोनों को नहीं किया जाता तो फिर नवीन जिंदल का भी चांस बन सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर 5 ही सांसद बने हैं। अब देखना है केंद्रीय नेतृत्व, मोदी मंत्रिमंडल जो बड़े नेता है हरियाणा को लेकर क्या फैसला करते हैं। महेश, क्या लग रहा है इस बार मंत्रिमंडल बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है, हरियाणा की भागीदारी क्या रहने वाली है? देखिए, मुझे इतना लगता है कि दक्षिण हरियाणा को नाराज नहीं कर सकती, किसी भी तरह की परिस्थितियां रही हो, जाट गैर जाट का इक्वेशन बने ना बने, इलेक्शन जाट और गैर जाट में हो ना हो, लेकिन मोदी जी को जो पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था उस वक्त रेवाड़ी में रैली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी और एक तरफा आंधी ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक माहौल बनाने का काम किया गया था। और इस बार भी अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर
राव दान सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें अगर हराने का काम किया है तो दक्षिण हरियाणा के जो जिले हैं उनकी तरफ से महेंद्रगढ़ की तरफ से किया गया, अटेली की तरफ से किया गया, जो नांगल चौधरी है उस विधानसभा क्षेत्र की तरफ से किया गया। तो तमाम वो विधानसभा क्षेत्र जो कि दक्षिण हरियाणा की परिधि में आते हैं उनकी तरफ से जो है समर्थन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे राव इंद्रजीत की अपील पर जो है धर्मवीर सिंह को यहाँ पर वोट डलवाने का काम किया गया हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ दक्षिण हरियाणा हमेशा खड़ा रहा और लगातार खड़ा रहा। तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में भी मुझे लगता है कि यहाँ समर्थन जो दक्षिण हरियाणा से उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो लगातार मिलता नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी सूरत में दक्षिण हरियाणा को जो है भारतीय जनता पार्टी नाराज कर सकती है। तो ऐसे में जाट को साधने की कोशिश अगर की भी गई तो ये कोशिश पहले भी की गई थी ओपी धनखड़ के रूप में, लेकिन नाकाम हुई और उसके बाद ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम कुछ भी जाटों को मंजूर नहीं है। विप्लव देव का बयान हमने सुना था लोहारू रैली में, जहां पर वो कह रहे थे कि जाट अगर प्राथमिक सदस्यता जो है भारतीय जनता पार्टी की ले लें तो फिर किसी दिन वो दिन भी आएगा कि जब हम जाट मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो गैर जाट है। तो ऐसे में अब जाटों को और साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। अब गैर जाट को प्रोत्साहित करने की कोशिश जो है, जो अब तक भी इस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार फायदेमंद साबित हुई, तो ऐसे में यहाँ गैर जाट की भावना को ही प्रोत्साहित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और कम से कम जो है राव इंद्रजीत सिंह को केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में जरूर लेगा, मेरा ऐसा मानना है। विनीत जी, क्या संकेत लग रहे हैं सियासी सुगबुगाहट के बीच इस कैबिनेट में? जो मोदी की 3.0 कैबिनेट जो तैयार होने वाली है उसमें हरियाणा से क्या कुछ होने वाला है? आज एनडीए सांसदों की बैठक में जिसमें नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया, तो उसमें बाद में समापन भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों को कहा कि आप कई अटकलों पर ना जाइए, किसी ब्रेकिंग न्यूज पर विश्वास ना कीजिए, कौन मंत्री बन रहा है, कौन नहीं बन रहा, किसे बनाया जाएगा, ये अटकलें चलती रहती हैं। लेकिन ये मोदी है, ये अपने अनुसार जो है वो फैसला लेते हैं। तो ये बात निश्चित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो इस बार तस्वीर दूसरी है। और देखिए, ये भी क्या संयोग था, आज जो संसदीय दल की बैठक थी उसमें नायब सैनी मुख्यमंत्री के नाते तो पहली पंक्ति में थे और जो उनके राजनीतिक गुरु है मनोहर लाल जी मात्र एक सांसद के नाते दूसरी पंक्ति में थे, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वो शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठे हुए थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है, जो नीचे पहले मंच पर होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे होता है वो मंच पर चला जाता है। और जहां तक मंत्री बनाए जाने की बात है, ये बात निश्चित है कि दक्षिणी हरियाणा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन भी करने हैं। अब देखिए, मनोहर लाल जी की तो भूमिका तय होनी है, उनको क्या दिया जा सकता है। देखिए, अगर उनको पार्टी संगठन में ही कोई दायित्व दिया जाना था तो उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की आवश्यकता नहीं थी। बिना लोकसभा चुनाव के ही वो जो है पार्टी के संगठन का दायित्व संभाल सकते थे। या तो पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री के नाते भूमिका हो सकती थी उनकी, या अब सांसद बने हैं तो निश्चित रूप से उनकी ये कोशिश होगी पार्टी की कि वो केंद्रीय गृह मंत्री जो है पहले रहे अमित शाह, उनका कोई बोझ कम करते हैं क्योंकि उन पर बोझ है। क्या उनको मनोहर लाल जी को राज्य मंत्री बनाया जाएगा? देखो, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए राज्य मंत्री का जो पद है उनकी छवि के अनुकूल नहीं है। तो अगर उनको कोई कैबिनेट पद दिया जाता है तो वो गरीबी उन्मूलन का, अंत्योदय की भावना से पहले जुड़े हुए, पहले भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक रहे, तो हो सकता है उनको उस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन जिम्मेदारी तो मिलनी तय है। और दूसरा किसको दिया जाएगा? चौधरी धर्मवीर सिंह का नाम है। देखिए, नवीन जिंदल का ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और आते ही उनको मंत्री पद दे दिया जाए, क्योंकि पहले ही बहुत चर्चा है, पहले ही बहुत ये कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अभी जो लोग पार्टी में नए नए शामिल हो रहे हैं उन्हें पदों से नवाजा जा रहा है। हालांकि नवीन जिंदल की छवि ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी ध्यान में रखता है। कृष्णपाल गुर्जर की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये बात ठीक है कि इंद्रजीत यादव भी इंद्रजीत रहे हैं, 2 बार लगातार रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार 2 बार मंत्री रहे हैं। तो इस बार कुछ परिवर्तन भी करने हैं। ये परिवर्तन क्या हो सकते हैं ये तो मोदी ही बता सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। क्या कृष्णपाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है जातीय समीकरण के हिसाब से? चाहे कैबिनेट हो, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हो, चाहे जो एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है उस पर कोई मनोनयन की बात है, उस पर प्रत्याशी बनाए जाने की बात है, तो ये सारे फैसले जातीय समीकरण के हिसाब से होने हैं। तो ये अभी कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकता अभी इसके अंदर किस सांसद को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। मनोहर लाल जी की ताजपोशी उसमें होनी है, ये निश्चित है, लेकिन उनको क्या राज्य मंत्री की भूमिका दी जाएगी या कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा, इसी पर ज्यादा क्यास है।
जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महेश ने भी कहा कि दक्षिण हरियाणा की जो बेल्ट है उस पर इस बार ज्यादा जोर दिया जा सकता है, संभवतः गैर जाट चेहरे को शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, क्योंकि जाटों के सहारे इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनावों में इतर नजर आई थी। अब सवाल यह है कि दक्षिण हरियाणा के साथ साथ क्या उत्तर हरियाणा को भी साधने की, जीटी रोड बेल्ट को भी साधने की कोशिश की जाएगी इस कैबिनेट में कोई ना कोई जिम्मेदारी देकर? देखिए, पहले जो मंत्री पद की सूची होगी, केंद्रीय मंत्रियों की सूची होगी, उसमें दोनों जो हरियाणा से लिए जाने वाले मंत्रियों के नाम आ जाएं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। अब देखिए, जीटी रोड बेल्ट पे अब जब मुख्यमंत्री जीटी रोड बेल्ट का है और दक्षिणी हरियाणा से केंद्रीय मंत्री का होगा, एक ना कोई नियुक्ति अवश्य होगी। तो ये है कि जातीय समीकरण के हिसाब से भी पार्टी ने अपना ये महत्व देखना है। और देखिए, इस समय बड़ी दुविधा की स्थिति ये है पार्टी के लिए कि हरियाणा में आगे विधानसभा चुनाव है और विधानसभा की जो चुनाव के साथ जो ये स्थिति उभर कर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। ये बात केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है, क्योंकि देखिए, अगर कृष्णपाल गुर्जर को अगर नहीं लिया जाता तो वो भी ओबीसी चेहरा है, गुर्जरों को भी महत्व दिया जाना है। और राव इंद्रजीत को भी देखो, उनका अपना एक चेहरा, अपनी एक छवि है। हालांकि देखिए, राव इंद्रजीत जो है कैडर के अनुकूल नहीं बैठते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना सामंजस्य बिठाने में अभी तक विफल रहे हैं। अभी उन्होंने ये कहा भी है कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग नहीं किया। उनका इशारा जिनकी तरफ था सबको मालूम है, लेकिन अगर उनके समर्थक नहीं होते तो उनको जीत नहीं मिलती। मतलब बादशाहपुर की ओर उनका इशारा था। तो ये बात समझा जा सकता है कि, लेकिन संगठन की भी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है कि इंद्रजीत की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा कद है। हालांकि देखिए, उनका जो जीत का अंतर है इस बार कम हुआ है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में नए नए प्रयोग करने, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब दूसरे सहयोगी दलों को भी एडजस्ट करना है, तो इस बार जो है स्वरूप कुछ बदला सा नजर आएगा। देवेंद्र, जो रणनीति इस बार बीजेपी के द्वारा बनाई गई थी वो हमने देखा कि परिणामों में लोकसभा के पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। जो 10 की 10 क्लीन स्वीप की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं विफल रही। कारण सभी जानते हैं कि किसानों की नाराजगी थी, महिला पहलवानों की नाराजगी थी, भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी मुद्दा था, अग्निवीर योजना थी, ये तमाम योजनाएं थी। अब विधानसभा का रण है, उसमें भी पहले से तैयारी करनी है, कमर कसनी है। इसको लेकर क्या कुछ अहम फैसले उस आधार पर भी लिए जा सकते हैं? अपनी जगह, लेकिन जो फाइंड आउट्स हैं, जो परिणाम आए हैं, उन पर अगर गौर फरमाएं तो निचोड़ ये निकला है कि एक बार फिर बीजेपी को अहीरवाल और प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के अलावा इस बार SC ST का भी कुछ वोट मिला है, जो पहले बसपा की तरफ जाता था। बसपा का भी हरियाणा में अब मेरे को लगता है बहुत मामला कमजोर हो चुका है। तो SC ST का कुछ वोट मिला है कांग्रेस को, और जीटी रोड बेल्ट ने साथ दिया है बीजेपी का एक बार फिर, और अहीरवाल ने। तो मेरे को लगता है कि 2014 की बात करें, 19 के, और अब तो 24 वाले लोकसभा के चुनाव थे, प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट पर बीजेपी पूरा फोकस रखेगी, क्योंकि वैसे भी जीटी रोड बेल्ट नॉन जाट एरिया है, जो ज्यादातर प्रेफरेंस उनकी रहती है कि बीजेपी के साथ लगा जाए। और सालों से, दशकों से जो एक वर्ग है, ब्राह्मण, अग्रवाल, पंजाबी, राजपूत, ये ज्यादातर बीजेपी के साथ रहे जब से 2014 से मोदी जी का और बीजेपी का राजनीतिक फलक पर जब ये मजबूती आई है, जिस तरीके से शिखर पर पहुंची है बीजेपी 2014 के बाद से, मोदी जी के आने के बाद। तो मेरे को लगता है विधानसभा चुनाव के लिए जीटी रोड बेल्ट, अहीरवाल, और जहां जहां बीजेपी को ज्यादा कुछ मिला है, पिछले जो चुनाव में रामविलास शर्मा कहा करते थे और मुख्यमंत्री के दूसरे नेताओं के मुंह से सुना था कि प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट ने बीजेपी का पूरा साथ दिया है पिछले 2 चुनाव में, और हम इसलिए जीटी रोड विकास के मामले में जीटी रोड को पीछे नहीं रहने देंगे। तो बीजेपी के तमाम नेता मानते हैं कि जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल एक बड़ा सेगमेंट रहा है जिसने बीजेपी का पिछले दोनों चुनाव में समर्थन किया है। ये लोकसभा जो चुनाव आए हैं, मेरे को लगता है जो परिणामों को देखते हुए जो रणनीति बनेगी, उनमें इन दोनों अहीरवाल और जीटी रोड बेल्ट पर पूरी तवज्जो दी जाएगी। और इस बार कांग्रेस के साथ जो SC ST वोट गया है, छिटका है जो बीजेपी से वोट, कोशिश रहेगी कांग्रेस की, बीजेपी के जो कमजोर तबका है उसको अपने साथ मिलाया जाए। और कांग्रेस को जो लोकसभा चुनाव है, उनको रिजर्व जो सीटें थी, आप देखिए अंबाला और सिरसा दोनों रिजर्व सीटें लोकसभा की कांग्रेस ले गई। बिल्कुल। उसके अलावा जो जाट बेल्ट है, जाट बाहुल वाले एरिया जैसे भिवानी, हिसार,
रोहतक, सोनीपत, जींद, जहां जाटों का प्रभाव ज्यादा है, भिवानी भी उनमें आता है, तो जाटों का प्रभाव जहां ज्यादा है वो ज्यादातर वोट कांग्रेस को गया, प्लस कमजोर तबके का SC ST, और बीजेपी को गया अहीरवाल और GT रोड बेल्ट। तो मौजूदा जो परिणाम आए हैं लोकसभा के, उनको ध्यान में रखकर आगे क्या किया सकता है पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अवसर है विधानसभा चुनाव, और बीजेपी के लिए दोबारा वापसी करने का एक मौका है, क्योंकि लोकसभा में तो हो गया, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि हरियाणा उनके हाथ से निकले। तो हरियाणा एक मजबूत गढ़ रहा है बीजेपी का, तो मेरे को लगता है कि बीजेपी भी अपनी रणनीति संशोधित करेगी, या क्या नए कदम उठाए जाने जिससे सरकार तीसरी बार हरियाणा में भी रिपीट करे, जैसे मोदी सरकार रिपीट हुई है। तो दोनों, कांग्रेस हो या बीजेपी, अपनी ऐसी रणनीति बनाएंगे कि उनके लिए ज्यादा अवसर नजर आए और वैसा हासिल भी हो। महेश, हमने देखा कि प्रैक्टिकल आधार पर जब प्रदेश वाइज हम देखते हैं तो अलग अलग तरीके के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। जैसे तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ पुराने नेताओं को रिपीट किया गया, तो वहां पर परिणाम उतने संतोषजनक नजर नहीं आए। ऐसे में हरियाणा की अगर भौगोलिक परिस्थिति की बात की जाए तो भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर मोदी कैबिनेट के लिए, साथ ही विधानसभा की रणनीति के लिए प्रायोरिटी का आधार क्या हो सकता है? किन फैक्टर्स पर जो कैबिनेट में विचार किया जा सकता है? सर इसका देखने को मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी की 13 सीटें मानी जा सकती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत को किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करने का रेस्ट नहीं लेगी। भिवानी सीट अगर निकली तो सिर्फ राव इंद्रजीत के समर्थन से निकली, और राव इंद्रजीत को अगर ताकत नहीं मिली तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अहीर वोटों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं मोड़ पाएंगे। तो ऐसे में राव इंद्रजीत के लिए तो मुझे लगता है कि सीट रिजर्व बनी रहेगी, और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर भी जो है एडजस्ट किए जाएंगे, चाहे कैबिनेट मंत्री के रूप में किए जाए, चाहे राज्य मंत्री के रूप में किए जाए। लेकिन GT बेल्ट को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिहाज से किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकती, और अगर सरकार बनानी है तो फिर अहीरवाल क्षेत्र की 13 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि अब जाटों पर किसी भी तरह का दाव खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस सीमित वक्त में करने वाली है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, कुछ सीटों पर हैट्रिक लगाई, और जो सीटों पर हैट्रिक लगाई उसमें भरोसा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का प्रदेश में जरूर बढ़ा है। लेकिन अगर प्रायोरिटी बेसिस पर बात की जाए तो वो 3 नाम जो कि जिनकी संभावना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मोदी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। मनोहर लाल का तो जिस तरीके से शुरू से ये चर्चा चल रही प्रदेश में कि उनको शामिल किया जा सकता है, इनके अलावा और क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं का नाम शामिल किया जाए कैबिनेट के अंदर। देखिए, अगर जाट समुदाय से बनाने की बात आएगी तो सुभाष बोराला भी विकल्प हो सकते हैं। देखिए, वो कैडर से हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के हैं। अगर दलित समुदाय से बनाने की आएगी तो जो कृष्ण कुमार हैं वो भी विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि इसलिए जरूरी नहीं है कि निर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से लिया जाना है। ये जातीय समीकरण देखने जाना है। पहली सूची में मनोहर लाल जी का नाम आना निश्चित है, उसमें राव इंद्रजीत भी हो सकते हैं राज्य मंत्री के रूप में। अगर मनोहर लाल जी का नाम नहीं लिया जाता, अगर पहली सूची में नाम नहीं आता, तो उसमें बाद में कृष्णपाल गुर्जर का भी नाम हो सकता है। तो ये बात है कि जातीय समीकरण किस हिसाब से बैठना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अब विधानसभा चुनाव में सभी जातीय संतुलन साधना है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है, तो ये बड़ी टेढ़ी खीर तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ जो पहली सूची आएगी, पहली सूची में मनोहर लाल जी का नाम आना ये पक्का निश्चित है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोदी सरकार में कहीं ना कहीं अब जो कैबिनेट है उसमें हरियाणा से किसको मौका मिलेगा तो संभावित है। फिलहाल कयासों का दौर जारी है। अब केंद्र के नेतृत्व को देखना है कि कैबिनेट में हरियाणा से इस बार किसको मौका मिलता है। कुछ पुराने नामों को भी रिपीट किया जा सकता है, या फिर जातिगत आधार पर समीकरण बैठा ले जाएंगे, देखने वाली बात होगी।